क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसे विभाग हैं, कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जिनके लागू न करने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते? सोचिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। संविधान में लिखा हुआ है परंतु आप उसके लागू न करने पर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके अलावा ये जो चीजें हैं, मतलब उन वो अनुच्छेद और वो भाग जो हैं वो हमारे राज्य के नीति निर्देशकों के लिए या नीति बनाने वालों के लिए माइलस्टोन भी है। कितनी विडंबना वाली बात है कि उल्लंघन के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते परंतु वो माइलस्टोन है। तो आज हम उसके बारे में बिल्कुल प्रारंभिक चीजों को समझेंगे। प्रारंभिक इसलिए कि ये सामान्य बातें हैं और हाँ, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आइए समय आपका नष्ट न करते हैं, सीधे आते हैं मूल बिंदु पर। डीपीएसपी की सामान्य बातें। आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा। मैंने जो शुरुआती बोला वो शुरुआती पॉइंट था आपको ध्यान जगाने के लिए। डीपीएसपी के कुछ वैसे बातें के कुछ पॉइंट हैं, इन बातों के द्वारा हम ये समझेंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं और आखिर ये चीज होता क्या है। तो सबसे पहले डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 में 36 से 51 तक है। यही पूछेगा कि किस भाग में है, तो 4 में कहां से कहां तक, तो 36 से 51 तक। 36 में राज्य की परिभाषा है और राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में। और राज्य किसको कहते हैं अनुच्छेद 12 और 36 के अनुसार, इसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। बीएन राव की सलाह पर इसे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। बीएन राव की सलाह पर, संविधान निर्माता थे बीएन राव, बहुत बड़े व्यक्ति थे, कभी गूगल करके पढ़िए उनके बारे में, समझ में आ जाएगी। दो देश के संविधान लिखे हैं या संविधान बनाने में उनका योगदान है और साथ ही दर्जनों ऐसे देश थे जिनके संविधान बनाने में एक मार्गदर्शक की तरह रहे। लेकिन खैर छोड़िए उन सब बातों से नहीं, हम डीपीएसपी पे। बीएन राव की सलाह पर सवाल आपसे पूछेगा कि निम्न में से किन की सलाह पर डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया, तो ये बीएन राव के सलाह पर। इसके अलावा मूल रूप से, मतलब मूल रूप से यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश के समान है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल या वायसराय और गवर्नरों को जारी किए जाते थे। और यह कथन किसका है? बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर का साफ मानना था, उन्होंने साफ कहा भी था कि हमारे देश में हमने जो डीपीएसपी रखे हैं वो ब्रिटिश सरकार के मॉडल पर। उस जमाने में क्या हुआ था कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में रखा गया कि जो ब्रिटिश सरकार अनुदेश जारी करती थी उसको मानना यहाँ के गवर्नर और गवर्नर जनरल को जरूरी रहता था और समय समय पर उस अनुदेश आते रहता था कि आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो भारत को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अधीन चलाते थे। शासन भले करते थे गवर्नर और गवर्नर जनरल से, लेकिन सिस्टम वो संवैधानिक रखे थे। तो इस चीज को थोड़ा पीसीएस वाले ध्यान रखेंगे, बस समझ रहे हैं ना। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। एसएससी में बार बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है कि कुछ कहना नहीं। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी पर गांधीवाद, समाजवाद एवं उदारवाद का प्रभाव है। डीपीएसपी पर 3 प्रकार के वाद का प्रभाव है। कौन कौन? गांधीवाद, समाजवाद और उदारवाद। अब यहाँ पे समझिए कि इन्हीं तीनों का प्रभाव क्यों है, बाकी का क्यों नहीं है। तो तत्कालीन समय दुनिया में जब हमारा संविधान बन रहा था और हमारे राष्ट्र के जो राजनीतिक नेतृत्व थे या जो नेता लोग थे, उस दौर में मुख्यतः यही 3 चीजों से प्रभावित थे। उसमें भी गांधी तो समझ रहे हैं पूरा भारत इनसे प्रभावित था। समाजवाद भी उस समय में बहुत ज्यादा प्रभाव पर था। इसके अलावा उदारवाद भी रखा गया। एक चीज आपको इसमें नहीं मिल रहा होगा, पूंजीवाद और साम्यवाद। उस समय तो पूंजीवाद भी था, साम्यवाद भी था। रूस और अमेरिका दोनों एकदम खड़ा हो चुके थे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसे 2 ध्रुवीय शक्तियों का एक क्या संघर्ष समझा, जो भारत की जरूरत थी। पूरे दुनिया में जितने भी अच्छे वाद थे उसमें भारत की जो जरूरत थी उसके अनुसार उन्होंने तत्वों को समाहित किया और वो सारे तत्व 3 चीजें जगहों पर मिल जाएंगे, गांधीवाद, समाजवाद और उदारवाद। आपको ये करना है, हालांकि मैं सामने लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको ये नोट्स में खुद से इंगित करना है कि कौन सा अनुच्छेद गांधीवाद से है, कौन सा अनुच्छेद समाजवाद से है और कौन सा अनुच्छेद उदारवाद से प्रभावित है। क्योंकि परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवाद से प्रेरित नहीं है या प्रेरित है। अब आपको नहीं आता है तो भूला जाएंगे, बस समझ रहे हैं।
इसे लागू करना यानी कि डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कार्य है। मूल अधिकार को लागू करना कोर्ट का काम था, लेकिन डीपीएसपी को लागू करना किसका काम है? राज्य का कार्य है, जिसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होनी। यानी कि राज्य मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की तो स्थापना है ही, साथ ही राज्य का यह काम है कि डीपीएसपी के जरिए आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। अब आर्थिक लोकतंत्र क्या है? तो जानते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब जहां सबको समान समझा जाता है या सबको समान अधिकार भी दिया जाता है, अवसर भी दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र भी आर्थिक लोकतंत्र में माना यह जाएगा कि सबको कमाने का अवसर दिया जाए और समान अवसर दिया जाए। जाति, धर्म, मूल वंश, मूल क्या बोलते हैं, मूल वंश, लिंग इत्यादि के आधार पे किसी को धन कमाने से नहीं रोका जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। इसी को आर्थिक लोकतंत्र कहा गया है। इनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। दोनों को याद रखिएगा, इनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, यानी कि न्याय मांगने के लिए आप अनुच्छेद 32, 226 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित मतलब न्याय मांगने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और न्यायालय इनको प्रवर्तन भी नहीं कर सकता है। न्यायालय नहीं कह सकता है कि इसको लागू कीजिए। यदि किसी इलाके में रोड नहीं बनी है तो आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं पहुंच जाएंगे कि हमारे इलाके में रोड नहीं बनी है। सरकार कह देगा कि भाई पैसा नहीं है, फंड की कमी है, हम नहीं बना पाए। लेकिन यदि आपके इलाके में किसी समुदाय विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष का रोड बना और आपका रोड नहीं बना, तब आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई देखिए रोड तो बन रहा था, लेकिन इसमें ऐसा किया गया कि जो नेता लोग जिन लोग को वोट दिया था उनको रोड बना, मेरा नहीं बना। ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि आजकल देखते हैं बहुत लोग बयान देते हैं, लेकिन वो राजनीतिक बयान हो सकता है, व्यवहारिक ऐसा नहीं है, कानूनन ऐसा नहीं है। यदि इस तरह का मामला आता है तो आप कानून खुला है, कोर्ट खुला है, उसके पास जा सकते थे। इनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। बार बार पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। यह राज्य के नीति में पथ प्रदर्शक की तरह है। पथ प्रदर्शक मतलब समझते हैं ना, जो रास्ता दिखलाता हो। यह राज्य के नीति में पथ प्रदर्शक है, अर्थात राज्य जब भी नीति बनाएगा इनकी उपेक्षा नहीं करेगा। राज्य जब भी नीति बनाएगा इनकी उपेक्षा नहीं करेगा। तो ये था डीपीएसपी पे। वैसे कुछ बातें और सिद्धांत जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इतनी बार पूछे गए हैं कि कुछ कहना नहीं। परंतु लोग क्या होते हैं या बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, इन्हें मूल रूप से न समझ पाने के कारण छोड़ देते हैं। तो हमने उसी मूल चीज को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि चीजें आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।